हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो मैं अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहूंगा अगर इस थ्योरम के बारे में, तो वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर फ्लूइड्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं आप, तो वही है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली है क्या? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो उसी का स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम। अब आइए पहले इसके डेरिवेशन पार्ट पर डिस्कशन करते हैं अपन। आओ थोड़ा फील के साथ काम करेंगे। मान लें एक ट्यूब की क्रॉस सेक्शन, ये अनइवन क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब है। इस वाले एंड पे मान लो यहां से वाटर या कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड एंटर हो रही है v1 स्पीड से, और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया a1, और इस वाले एंड से, ट्यूब के दूसरे एंड से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं अपन a2, और यहां फ्लूइड बाहर आ रही है v2 स्पीड से। ये जो है, अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं अगर मैं, तो ये क्रॉस सेक्शन ग्राउंड लेवल से मान लिया कि ये है h1 हाइट पे, और ये क्रॉस सेक्शन मान लिया ये है ग्राउंड लेवल से h2 हाइट पे। ये फ्लूइड यहां से ये आ रही है फ्लो करते हुए, ये ऐसे निकल रही है इसमें से। क्लियर पॉइंट ही। तो अभी मैंने सिस्टम क्या बताया आपको, एक ट्यूब मान लो जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। ट्यूब में जहां से लिक्विड एंटर हो रही है वहां पे वेलोसिटी v1, क्रॉस सेक्शन एरिया a1, और जहां से निकल रही है वहां क्रॉस सेक्शन एरिया a2, स्पीड मान लेते हैं v2। आप ध्यान देना जरा, इस वाले एंड पे फ्लूइड का जो प्रेशर है वो है P1, और जब यहां से फ्लूइड निकल रही बाहर तो यहां प्रेशर है मान लो P2। क्लियर है पॉइंट ही। यहां पे प्रेशर P1 ज्यादा होगी ताकि फ्लूइड को फोर्स करके ऊपर ले चलिए, वरना अगर हालात पे छोड़ दें तो फ्लूइड ऊपर से नीचे आएगी। यहां नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब कि यहां पे प्रेशर हाई है इस वाले पॉइंट पे। अब ध्यान दीजिए, मान लें कि स्मॉल टाइम dt में ये फ्लूइड का छोटा सा पार्ट जो एंटर हुआ इसके अंदर जो एंटर हुआ, छोटा सा पार्ट ले लेता हूं मैं, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत ज्यादा चेंज ना करे। a1 का a1 मान लिया कि एंटर हुई फ्लूइड dx1, इतनी लेंथ की एंटर हुई, और उतने टाइम में मान लेते हैं कि dx2 लेंथ की फ्लूइड यहां से ये बाहर निकली। क्लियर पॉइंट ही। ध्यान से देखना जरा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। एंटर हुई फ्लूइड तो कॉलम की लेंथ कितनी है dx1, और जो बाहर निकल रही है उसी टाइम में तो कितना है dx2। हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि जितनी मास फ्लूइड की एंटर होगी उतनी मास फ्लूइड की निकलेगी बाहर, है ना। तो ये कितने टाइम में बोल रहा हूं मैं? dt टाइम में। ये dx1 एंटर हुई dt, इसका जो टाइम है वो है dt। ये dx2 जो बाहर निकली कॉलम की लेंथ इतनी सी, इसका भी टाइम वही है dt। अब ध्यान देना जरा, जितनी मास एंटर करेगी उतनी मास बाहर जाएगी। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो मास कितनी एंटर हुई? मास बराबर क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a1 इंटू dx1, a1 इंटू dx1। m2 यहां से मास कितनी बाहर निकली, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी, और इतनी वॉल्यूम, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, तो एरिया और इंटू लेंथ dx2, a2 इंटू dx2, रो रो कैंसिल। a1 इंटू dx1, यहां पे जो एंटर हुई वॉल्यूम वो मान ले dv1, और यहां से जो बाहर निकली वाटर की वॉल्यूम कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, समझ लेना। dv2 वॉल्यूम निकली बाहर, dv1 अंदर आई और dv2 निकली बाहर। तो a1 इंटू dx1 को क्या लिख सकते हैं अपन? dv1, जो छोटी सी वॉल्यूम एंटर हुई, और a2 एरिया इंटू लेंथ क्या होगी? वॉल्यूम, तो ये dv2। जितनी वॉल्यूम एंटर होगी उतनी वॉल्यूम निकल जाएगी बाहर। क्लियर है पॉइंट ये। अब जरा ध्यान देना, इसको dv मान लो, dv1 dv2 दो अलग अलग टर्म्स लेने की जगह dv ले लेता हूं मैं।
डीवी वॉल्यूम एंटर हुई, डीवी वॉल्यूम बाहर निकली यहां से। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, देखो कब का पढ़ा था हमने वर्क एनर्जी थ्योरम और कहां इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि जो पुराने टॉपिक्स हैं उनका टाइम टू टाइम आप रिवीजन कर लिया करें। dv1 वॉल्यूम एंटर हुई और dv2 वॉल्यूम निकली बाहर, dv1 बराबर dv2, तो दोनों को dv मान लिया। वर्क थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान देना, यहां पे वर्क करेगा कौन? P1 प्रेशर से एंटर हुई और यहां पे P2 अपोजिंग प्रेशर है, ये P2। तो यहां पे अगर देखोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, तो यहां पे फोर्स मान लेते हैं कि वाटर का जो फोर्स है वो है F1 और इधर जो अपोजिट फोर्स लग रही है ये है F2। शॉर्ट में लिखा है मैंने, इधर F2 बड़ा दिखा देता हूं, चलो F2। तो ये इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितनी होगी? F1 इंटू dx1। ध्यान देना, और ये फ्लो के अपोजिट है, तो F2 माइनस F2 इंटू dx2। ये तो फोर्स की वजह से जो प्रेशर का फोर्स है। अब और कोई सा वर्क डन और भी है? हाँ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है। पहले H1 हाइट पे फ्लूइड बढ़ के हो गई H2 हाइट पे, तो फ्लूइड गई है ऊपर, ग्रेविटी है नीचे, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव mg नीचे और फ्लूइड ऊपर उठी है ना फोर्स के अपोजिट, तो माइनस mgh, तो माइनस mgh, तो m को लिख सकते हैं अपन रो इंटू dv। dv वॉल्यूम एंटर, dv वॉल्यूम ऊपर उठ गई यहां से, तो रो इंटू dv, ये हो गया मास mg, और कितना हाइट ऊपर उठी है? h2 माइनस h1। ध्यान देना, है ना, ये H2 हाइट है, H1 से ये उठ गई ऊपर H2, तो नेट कितना हाइट ऊपर उठी? H2 माइनस H1। तो क्या लिखा है मैंने यहां पे? ये माइनस mgh लिखा है, माइनस mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हाफ mv स्क्वायर, m की जगह लिख सकते हैं रो इंटू dv, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v2 स्क्वायर, यहां पे स्पीड है v2, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर, मास, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू dv इंटू v1 स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, F1 फोर्स, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। मतलब चाहे तो लिख सकते हैं अपन F1 को लिख सकते हैं P1 इंटू A1 dx, देखो प्रेशर इनटू एरिया, माइनस P2 F2 को लिख दिया A2 dx। ध्यान दें, F2 को लिख दिया P2 इंटू प्रेशर इंटू एरिया, माइनस रो dv g h2 माइनस h1 इज इक्वल टू आ गया हाफ रो dv इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dv इंटू v1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने स्टार्टिंग कैसे करी, वो स्टार्टिंग की इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आएगी। देखो इधर a1 इंटू dx1 और a2 इंटू dx2, a1 इंटू dx1, a2 इंटू dx2 बराबर dv1 बराबर dv2 बराबर dv, है ना। a1 इंटू dx1 ये वॉल्यूम एंटर हुई, a2 इंटू dx2 वॉल्यूम बाहर गई, dv1 dv2 बराबर है, बराबर dv है, तो लिख दो p1 इंटू a1 इंटू dx1 की जगह dv, a2 इंटू dx2 की जगह पे dv, माइनस रो dv इंटू g h2 माइनस h1। इधर अगर मैं कॉमन करूं, या चलो अगले स्टेप में कर दूंगा, हाफ रो dv इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dv इंटू v1 स्क्वायर। देखें आप, अब LHS RHS में कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो सकते हैं, कर दें आप, कुछ कर सकते हैं नहीं कर, dv कर जाएगा, dv 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 कैंसिल। रीअरेंज कर दूं मैं, तो आ गया P1, यह आ गया माइनस रो इंटू माइनस H1 प्लस, तो प्लस रो g H1
और माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 उधर कर दूं तो P2 माइनस रो जी एस टू उधर कर दें तो प्लस रो जी एस टू तो प्लस रो जी एच टू और प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। थोड़ा सा तिरछा लिख दिया मैंने, जगह नहीं था। इसे ही कहते हैं अपन बर्नौलीज थ्योरम। आप देख लें पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है। पॉइंट ए बी किसको बोला मैंने, ए इसे बोल देता हूं और बी से बोल देता हूं, ध्यान दो। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर देखें तो पॉइंट ए पे प्रेशर P1, पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1, काइनेटिक हाफ रो V1 स्क्वायर, ये इनका सब बराबर। आप देखें यहां से स्टेटमेंट फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट है। मतलब किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट हम लिख सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये सम जो है ये रहेगा कांस्टेंट। इसे कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर है पॉइंट ये? मतलब फ्लूइड में कोई भी अगर स्टडी फ्लो हो रही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है अगर फ्लूइड्स में, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी भी किसी भी पॉइंट पे इन तीनों का सम सेम मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा। किसका सम? ये प्रेशर, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इसे बोलते हैं अपन, P को बहुत बार बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। रो जी एच को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बोल चाल की भाषा में बोल रहा हूं मैं, टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाएगा। और हाफ रो V स्क्वायर को बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड की तीनों एनर्जीज का सम, कौन कौन सी एनर्जीज? प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। इन तीनों एनर्जीज का जो सम है वो रहेगा कांस्टेंट, है ना? तो इसलिए तो बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली है क्या? बर्नौलीज थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स। तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, देखो डेंसिटी मैंने हर जगह रो ली थी, यहां भी रो लिया था, यहां भी रो लिया था। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अगर स्टेडी फ्लो हो रही है फ्लूइड के अंदर, विस्कोसिटी, फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं है, फ्लूइड का फ्रिक्शन नहीं है अगर, तो जाहिर है कि फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसका जो सम है वो रहेगा कांस्टेंट। और इस किताब में ऐसा भी मिल सकता है, देखो रोजी कांस्टेंट है कि नहीं? रोजी कांस्टेंट है ना, ये देखो आप, रोजी कांस्टेंट है तो अगर रोजी से डिवाइड कर दूं मैं पूरा का पूरा, अब कहां लिखूं, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो यहां लिख देता हूं, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं मैं। रोजी से अगर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा P अपॉन रोजी, प्लस रोजी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ये सिर्फ H, और ये रो डिवाइड कर दिया तो आ गया V स्क्वायर बाई 2G। अब रो डेंसिटी फ्लूइड की कांस्टेंट मानते हैं अपन, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, हर जगह डेंसिटी सेम मानते हैं, तो रो भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। तो C को अगर रो जी से डिवाइड करूंगा, C भी कांस्टेंट है और रो जी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट डिवाइड करूंगा तो भी कांस्टेंट ही कुछ आएगा। ये फॉर्मेट भी बर्नौलीज थ्योरम का आपको किताबों में लिखा मिल सकता है, मिलता है इनफैक्ट। P बाय रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, P बाय रो जी को बोलते हैं, आप चाहे तो लिख लें इसे, P बाय रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, H को बोलते हैं पोटेंशियल हेड, और V स्क्वायर बाय 2G को बोलते हैं वॉल्यूम हेड, है ना? लेकिन अभी इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं है, ऐसे चक्करों में फंस के अपन क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे। मैं बेसिक तरीके से याद रखता हूं और समझाता हूं बच्चों को कि P है आपका प्रेशर एनर्जी, रो जी एच है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ रो V है काइनेटिक एनर्जी, और इन तीनों एनर्जीज का सम रहेगा कांस्टेंट अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, अगर फ्लूइड स्टेडी फ्लो में हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड्स के अंदर, और अगर फ्लूइड्स में विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड का फ्रिक्शन ना हो। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स, बर्नौलीज थ्योरम। स्टेटमेंट के तौर पे आप ये स्टेटमेंट याद रखें, मेरा सुझाव है, वरना जो भी याद रखो आपकी मर्जी। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर
फ्लूइड के किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये टोटल सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बर्नौली सम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि आपको बॉल का स्पिन होना। जब बॉल अपन स्पिनर बॉल फेंकता है तो कभी टॉप स्पिन होता है, कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, या फिर जो फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है तो प्लेन्स पे भी मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं अपन से, तो वो उस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और ये डेरिवेशन नोट कर लिए फील करते हुए। अब भाई जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने उसे लगाते हैं इस वाले न्यूमेरिकल में। ये ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये ऐसी, मतलब एंड ए और एंड बी, ये ए और बी है ना, ए थोड़ा वाइड है और बी थोड़ा नैरो है। जैसे देख रहे हैं आपको, ये वाइड है और ये नैरो है, ये है हॉरिजॉन्टल ट्यूब। मतलब ए और बी दोनों ग्राउंड से सेम लेवल पर है, सेम हाइट पे है, ये ऐसा। अब ध्यान देना, कह रहे हैं कि जब एंटर हुई फ्लूइड इसके अंदर कोई भी लिक्विड, तो प्रेशर P1 पे, वेलोसिटी V1 पे, बाहर निकली तो प्रेशर P2, वेलोसिटी V2। तो बोल रहे हैं कि प्रेशर की ये चारों ऑप्शंस में चूज करें, करेक्ट कौन सा है आसान सा क्वेश्चन, इजी इलस्ट्रेशन है, तो आप ये बना सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके यहीं पे बनाएं और फिर आप देखें। देखो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है इस तरह की, मान लो कि इस तरह की ट्यूब है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल रखी है ऐसी, ये आगे चौड़ी है, ये थोड़ी सी, ये आगे चौड़ी, ये थोड़ी सी पतली, हाइट सेम है दोनों का। तो लिख सकता हूं मैं P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी A पर और उतनी एनर्जी B पर, P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रो GH तो कैंसिल, तो पहले बोल हमें जरूरत ही नहीं है, अगर ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल जी में तो चेंज हो नहीं रही। एनीवेज, तो मतलब यहां से क्या आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये देखो फ्लूइड के जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के, जहां फ्लूइड मोशन में होगी, वहां बर्नौलीज के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ ही जाती है लग के। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। अब V1 V2 के बारे में कोई आइडिया नहीं, P1 P2 के बारे में तो पता ही नहीं है। अब क्या करें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो बर्नौलीज से लिखा हमने। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 मान लिया कि यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया A2। तो ध्यान दें, लिख सकता हूं मैं यहां से कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। क्लियर बॉडी। अब आप जरा बताइए, इसी को बढ़ा देता हूं आगे यहां से, V1 बाई V2, ये जो रेशियो है A2 अपॉन A1, ये 1 से बड़ा है कि 1 से कम है? डेफिनेटली 1 से कम है। A2 दिख रहा है क्रॉस सेक्शन जो है A1 से काफी कम है ना? तो ये जो रेशियो है वो है लेस देन 1। मतलब यहां से वैल्यू आ गई V1 इज लेस देन V2। इसे आप मान ले सेकंड चाहे तो, V1 इज लेस देन V2, मतलब एंटर हो रही है तो स्पीड कम है, बाहर निकल रही स्पीड ज्यादा है ना? और ये अपन थोड़ा फील भी करते हैं कि मान लो नलके पे कोई पाइप लगा दिया और नलका चालू करा, अब वो ट्यूब लेकर के वो पाइप लेके आगे बढ़े, तो मान लो गाड़ी वाड़े में पानी या हॉल वगैरह में पानी छिड़कने के लिए पाइप का मुंह थोड़ा सा हल्का दबाते हैं अपन, है ना? तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं, ज्यादा स्पीड से निकलती है वाटर। वही चीज यहाँ पे हो रही है, V1 यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे निकल रही कम क्रॉस सेक्शन एरिया, ज्यादा स्पीड से निकल रही है वाटर। तो आप देख लीजिए यहां से फ्रॉम फर्स्ट से चाहूं तो मैं लिख दूं P1 माइनस P2, फर्स्ट को रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। P2 इधर के क्या आ गया, इज इक्वल टू रो V1 स्क्वायर उधर, तो आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ध्यान दीजिए प्लीज, कोई कमाल की चीज नहीं करी मैंने, फर्स्ट वाले को रीअरेंज किया है जस्ट। P2 इधर लेके आ गया और हाफ रो V1 स्क्वायर उधर लेके चला गया, हाफ रो कॉमन का तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब बताइए RHS जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? राइट हैंड साइड, V2 जो है वो V1 से बड़ा है, V1 छोटा है V2 से, लेस देन V2 है ना? मतलब V2 अगर बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, मतलब P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या मिल गया यहां से, P1 इज ग्रेटर देन P2।
देखो बिगिनर लेवल पे मैं मान के चल रहा हूं कि जिस बच्चे ने वीडियो देखा है या देख रहा है उसने पहले ही सब चीजें नहीं पढ़ी, वरना आप देख के समझ में आ गया कि V1 लेस देन V2, तो P1 जो है वो ग्रेटर देन P2। अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तभी तो बराबर होंगे दोनों। तो देख के समझ में फील आ जाती है। लेकिन जब बिल्कुल ऐसे लेवल से बना रहा हूं मैं सारी चीजें, तो आप देख लीजिए आपके सामने हाजिर है रिजल्ट P1 जो है प्रेशर वो ग्रेटर देन P2 है। ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस इलस्ट्रेशन के जरिए मुझे आपको ये मैसेज कन्वे करना था कि बर्नौलीज थ्योरम अकेले हर क्वेश्चन में नहीं लगता, बर्नौलीज के साथ साथ हमेशा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिली जाती है ना। तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडा ध्यान में रखना। चलो और कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। जल्दी से आप स्क्रीन पॉज कर लें और इसे चाहे तो नोट कर लें। अब आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लें और सेल्फ अटेम्प्ट करें। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इस वाले पॉइंट पे एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाले पॉइंट पे कितना दिया उन्होंने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस दिया उन्होंने 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है ट्यूब में, वाटर फ्लो रही है, डेंसिटी की पड़ेगी जरूरत। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया उन्होंने 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ये डेंसिटी ऑफ वाटर ये दे दिया उन्होंने। आप वही पूछ रहे हैं आपसे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है। तो पहले अपन जाने रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में ट्यूब से कितनी वॉल्यूम पास कर रही है ना। 1 सेकेंड में ट्यूब से कितनी वॉल्यूम गुजर रही है वाटर की, वो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो जैसे मान लो कोई भी ट्यूब मान लो, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म फर्क नहीं पड़ता। A1 एरिया, इसमें फ्लूइड एंटर हुई मान लो V1 वेलोसिटी से। ध्यान देना, एक ट्यूब लिया मैंने जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1, V1 वेलोसिटी से एंटर हुई, dt टाइम में थोड़ी सी फ्लो कर गई अंदर ट्यूब। dt टाइम इसलिए रहा हूं कि एरिया लगभग चेंज ना हो, सिलेंडर मान लो इससे मैं, तो ये अंदर गई dx1। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर कितनी वॉल्यूम गई अंदर ट्यूब का, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या माना मैंने A1, और dt टाइम में ये dx1 डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में मान रहा हूं मैं, dt टाइम में। तो dt टाइम में अंदर गई है तो कितनी वॉल्यूम अंदर गई, A1 into dx1, A1 into dx1 इतनी वॉल्यूम गई कितने टाइम में, dt टाइम में। तो 1 सेकंड में कितना गई अपॉन dt, और dx1 अपॉन dt, dx1 कितना टाइम, ये तो स्पीड हो गई फ्लूइड की। तो ये आ गया A1 into V1 या सिंपली A into V, क्योंकि यार A1 V1 बराबर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3। तो इसके किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ फ्लो वही रहेगा, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछे मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, A into V। क्या किया मैंने, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया से माना कि फ्लूइड गुजर रही है V1 वेलोसिटी से, dt टाइम में थोड़ी सी फ्लूइड सरक गई अंदर dx1, स्मॉल टाइम dt इसलिए कि क्रॉस सेक्शन में सेम ले सकूं ताकि सिलेंडर बन जाएगा ये। इसके लिए वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया इनटू लेंथ, A1 into dx1। इतनी वॉल्यूम अंदर गई dt टाइम में, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, तो A1 into dx1 अपॉन dt, और dx1 अपॉन dt ये आगे जाने का जो रेट है वो तो वाटर का फ्लो का रेट है, तो इनटू V1। A1 V1 और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3, मतलब सिंपली A into V। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो कि फ्लूइड के इस वाले पॉइंट पे कितनी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो सिंपली क्या करना है कि इस पॉइंट पे आप देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है और वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की, दोनों का प्रोडक्ट वो क्या देगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। इसमें चर्चा हमने पहले अलग से नहीं करी इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछे तो सिंपली A into V। अब क्वेश्चन पे लौटता हूं मैं। अभी जस्ट देखा हमने कि A और B, ऐसे देखा था ना एग्जांपल, प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा, A पर कि B पर। अभी तुरंत देखा आपने A पे ज्यादा होगा, अभी पढ़ा हमने। तो PA माइनस PB, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। A और B इन दोनों पॉइंट्स पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है मालूम है, 30 और 15। तो स्पीड निकाल सकते हैं आप। मान लो इस वाले पॉइंट पे स्पीड है VA और इस वाले पॉइंट पे स्पीड है VB, तो लिख सकते हैं आप एरिया एट A into velocity at A is equal to area at B into velocity at B।
कौन सी इक्वेशन कहते हैं? 7, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी बोला ना आपको मैंने, इस चीज को आप जहन दिमाग में उतार लें कि बर्नौलीज के इक्वेशन अकेले नहीं आते, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी साथ में आती ही आता है। ए पर एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी v है। बी पर 15, वेलोसिटी vb। 15 टू 30 मतलब vb इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ va। इसे सेकंड मान लो। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी हमने। आप लगाइए क्या, बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच हाइट एट ए प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट ए स्क्वायर, प्रेशर एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। देखो रो जी एच वन एच ए और रो जी एच क्योंकि हाइट ए और बी के बराबर ही है, ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रो जी एच तो वहां हॉरिजॉन्टल अगर ट्यूब हो गई तो कोई एंड ऊपर उठ ही नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होनी। देखो कट ही जाएगा हर बार। इसे चाहो तो रीअरेंज करके लिख दूंगे पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू हाफ रो वी, अगर रद्द करते हैं तो वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर। मैंने इसमें कोई कमाल की चीज नहीं लिखी है यार मेरे भाई, मैंने बस रीअरेंज किया है। पीबी को इधर लेके गया और पीए इधर कर दिया। पीए माइनस पीबी कितना? 600 दिया क्वेश्चन में उन्होंने। पीए 600, वाटर की डेंसिटी कितनी? 1000 केजी पर किलोमीटर। वीबी इज इक्वल टू 2va, तो वीबी स्क्वायर को लिख सकते हैं 4va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो भैया 2 0 2 0 कट गया, 2 5 जा 10 कट गया, मतलब ये आ गई वैल्यू 6 इज इक्वल टू 5 into 3va स्क्वायर, 3 to the 6, मतलब va इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2/5 मीटर्स पर सेकेंड। स्टैंडर्ड मीटर प्रेशर न्यूटन में रखा है तो जाहिर है वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में आ गई होगी। आप देख लें, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 2 5 10 ठीक है, 4 - 3 3 to the 6 ठीक है, सही है। तो प्रेशर ये वेलोसिटी एट ए आ गया, तो रेट ऑफ फ्लो निकाल दो, और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या भी बताया आपको मैंने, ए इंटू वी। तो यहां पे वेलोसिटी किसकी निकली? ए वाले पॉइंट पे, तो एरिया भी ए वाले पॉइंट पे लेना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। एरिया ए पर कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 चाहो तो क्यूबिक सेंटीमीटर में लेके आ जाओ, और रूट 2/5, तो रूट 2/5 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इंटू 100 आ जाएगा सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके लिए ब्रैकेट की जरूरत, कैलकुलेटर की जरूरत है, अगर नहीं है तो आप जो भी गुना भाग करके लिए आए, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लो। जैसे रूट 2/5 मतलब आ गया 0.4, 0.4 का आ जाएगा 0.6 के आसपास, वो कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, है ना। तो ये आ गई रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो देखा हमने कि इस क्वेश्चन में हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के सामने बारे में सीखा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछे तो किसी भी पॉइंट पे बस क्रॉस सेक्शन मालूम होना चाहिए और गुजरने वाली वाटर या फ्लूइड की स्पीड मालूम होनी चाहिए। तो ए इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये जो प्रोडक्ट है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। और बाकी एनालिसिस आपने देखा, ये बर्नौली, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये बर्नौलीज थ्योरम। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बर्नौलीज थ्योरम को डिराइव करा हमने ताकि थोड़ा सा फील आ जाए, डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, वो आपको बेटर फील आए कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैंने डिराइव करके बताया। फाइनल जो स्टेटमेंट है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, वो आप जरूर से याद रखें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि सारी परेशानियां आपकी दूर हुई होंगी। किसी किस्म की परेशानी अगर अभी रह गई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं जाने से पहले कि बर्नौलीज के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे, जैसे कि डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन्स, स्पिनिंग ऑफ द बॉल, वेंटूरियोमीटर, ये सारे कुछ डिवाइसेस भी हैं। तो मैं एक एक करके आपको इंडिविजुअल वीडियोस डालूंगा, मैग्नेस इफेक्ट पे, वेंटूरियोमीटर पे, जो डिवाइसेस हैं पढ़ने, जो इफेक्ट्स पढ़ने हैं, उनके इंडिविजुअल वीडियोस डालूंगा, बस आप उनका इंतजार करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।